We did so many types of forces. हमने कहा कि the strongest force is ion-ion interaction. आयन डाइपोल आप यहां से पता कर सकते हो. The energy to overcome ion dipole force is 40 to 600 kilojoule per mole. हाइड्रोजन बॉन्ड इज 10 to 40. इसका मतलब ये कोई स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है. डाइपोल इज 5 to 25. आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इज excuse me 3 to 15. Dipole induced dipole is 2 to 10, and van der Waals force is the weakest force. ठीक है. The same order you have written over there. In addition to this, you added one more force, and that was ion force. That is not being counted over here because that force is present in solids. Am I right? इसका मतलब आपको जब भी देखना है इन फोर्सेस में से कुछ ना कुछ रिलेट करना है, देखना है. अगर आप देखो सामने तो फ्लोरीन से आप एटस्टाइन जा रहे हो, इसका मतलब हुआ ये तो नॉन पोलर है. क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है? अगर ये नॉन पोलर है तो फिर कौन सी फोर्स हुई? van der Waals फोर्स. van der Waals फोर्स डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया. इसका मतलब हुआ सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. इट मीन्स द van der Waals फोर्स इज, इट मीन्स द सरफेस एरिया इज, इट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट इज increasing. You can see over here, you can see over here. So melting and boiling point is increasing down the group. और जितना उस एटम का साइज बढ़ेगा उतना उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा. और एटॉमिक रेडियस की बात आप देखें तो यहां आपको क्लियरली लिखा हुआ है. और आपको यह भी पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है. एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो मोलर मास भी बढ़ रहा है. तो मैंने कहा कि हर जगह van der Waals फोर्स है. हर चीज आपका मास है, आप कुछ सरफेस एरिया घेरते हैं, इसका मतलब आप में भी van der Waals फोर्स है. बट van der Waals फोर्स दिखती वहां है जहां बाकी फोर्सेस नहीं होती. अब अगर van der Waals फोर्स से स्ट्रांग कोई फोर्स है तो van der Waals फोर्स क्यों दिखेगी? का मतलब जहां कोई बॉन्ड नहीं है वहां van der Waals फोर्स है, और जहां कोई भी बॉन्ड है वहां van der Waals फोर्स तो है ही है, बट विजिबल नहीं है. अपना इंपैक्ट नहीं शो करे क्योंकि दूसरी फोर्सेस उसके ऊपर डोमिनेट कर रही है. अगर हम देखें तो ऐसे हमने वाटर में और HF में किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं होगी तो ऑब्वियस है दैट विल बी स्ट्रांग van der Waals फोर्स. हमने किया था कि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है इसलिए वो लिक्विड है. हमने किया था कि वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड सेंट्रल वाटर बनाता है, 2 H के थ्रू बनाता है और 2 लोन पेयर के थ्रू बनाता है. इसलिए हमने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाटर इन वाटर इज, कहा था हमने. इसका मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की जब बात आ गई तो अब हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है. स्ट्रॉन्ग किसका है? फोन का. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, केमिकल बॉन्डिंग में सारा हमने कर दिया था. इसके बाद आप इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर के चक्रों में ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है. आपको मैंने बताया था कि NaCl क्यों वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, क्योंकि वहां इस तरह की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है. अगर मैं आयोडीन के कहूं तो आयोडीन में van der Waals फोर्स है. हमने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. इंटरमॉलिक्यूलर में बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं और इंट्रा में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है. अगर मैं कार्बन टेट्राहेलाइड्स की बात करूं उसमें कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब सिर्फ van der Waals फोर्स है. इसलिए जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा भी होगा. अगर आपको इन फोर्सेस का आइडिया है तो फिर आगे ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे कि किस तरह से वाटर से जो है आप H2S जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों घट जाता है और फिर उसके बाद क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है. वेपर प्रेशर हमने इन्हीं फोर्सेस के बेस किया. हमने कहा ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ईथर में थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट है, इसलिए वहाँ मेन van der Waals फोर्स है.
वो तो वीक फोर्स होती है, इसलिए इथेनॉल का वेपर प्रेशर ईथर से कम हुआ, या वेपर प्रेशर ऑफ ईथर इज ग्रेटर देन इथेनॉल. फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर the solutions who are homogeneous. What we mean by homogeneous? Homogeneous means the one who having same composition. Same composition means we having CH3OH, we having CH3CH2OH. Both having same ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन. यहां डिफर कर रहे हैं दोनों, एक में मिथाइल है एक में इथाइल है, बट फोर्सेस जिसकी वजह से वो कौन है? OH. OH. इट मींस आई शुड से द वन हैविंग ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन बट हैविंग सेम नेचर ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस सेम है. फोर्सेस कौन सी है कि भाई ये R ग्रुप है, आप इस R ग्रुप को मिथेनॉल करो, इथेनॉल करो, प्रोपेनॉल करो, दूसरा तो सेम है ना. इसलिए हमने कहा कि भाई ऐसा कोई भी जिसके अंदर जो मेन ग्रुप है वो सेम है, मेन समझ रहे हो, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी है. इसका मतलब हुआ मैं चाहे इथेनॉल लूं, प्रोपेनॉल लूं, ऑल जो भी लूं, द नेचर ऑफ फोर्सेस आर सेम. अब अगर मैं लेता हूं कि मेरे पास क्लोरो इथेन है और मेरे पास ब्रोमो इथेन है, ऑलमोस्ट सेम कंपोजिशन है तो दोनों में हैलोजन ही ना, सो कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट सेम बट नेचर ऑफ फोर्सेस आर सेम. अब वो नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है? दैट इज पुअर डाइपोल डाइपोल या वंडरवॉल फोर्स. हैलो एल्केन हैविंग मेनली वंडरवॉल फोर्स, क्योंकि वहां डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता. अब जब आप इस तरह के होमोजीनस कंपोनेंट को मिक्स करते हो तो फिर क्या होता है कि अगर आपने देखिए दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन तो तभी होगा, बट उन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो आपने A प्लस बी को जब मिक्स किया तो अब वो क्या हो गया? अब वो सॉल्यूशन हो गया. ठीक हो गया. पर उस सॉल्यूशन के अंदर वही नेचर ऑफ फोर्सेस हुई जो प्योर के अंदर है. प्योर मतलब ए बी, मतलब अगर ये ए है ये बी है. समझ में आ रही बात? मैं ए बी इसलिए कि आगे तक मैं इसी को रिलेट करूंगा. अब क्या हुआ कि ए मींस मिथेनॉल, मिथेनॉल का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या था? ROH ग्रुप था. तो फोर्सेस तो भाई वही थी कि O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है. R कौन है? अल्काइल ग्रुप है. वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एंड, जो पानी से दूर भागता है. तो वो मिथेनॉल में भी है और वो इथेनॉल में भी है. इसका मतलब साफ हो गया कि A और B में जो फोर्सेस हैं वो वही हैं जो A में है, जो B में है. मतलब जब दोनों को इकट्ठा किया गया उनको कुछ भी नया नहीं था. हमने बोला कि 10 ml इसका ले लेते हैं, 10 उसका ले लेते हैं, क्योंकि ना तो वो नजदीक आए ना वो एक दूसरे से दूर गए. का मतलब हुआ नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, नो न्यू बॉन्ड. is formed. Am I right? कोई भी नया बॉन्ड नहीं बना. कोई नया बॉन्ड नहीं बना का मतलब हुआ नया बॉन्ड बनना मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड टूटना मतलब रिपल्सिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स हो तो स्टेबिलिटी मिलती है, मीन्स एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, सो डेल्टा एच इज नेगेटिव. अगर रिपल्सिव फोर्स है तो पॉजिटिव. पर आपने कहा कुछ नहीं है. कुछ नहीं है का मतलब हुआ दोनों को जब मिक्स किया ना तो वहां हीट इवॉल्व हुई ना वहां हीट एब्जॉर्ब हुई.
ना वो एक दूसरे के नजदीक आए और ना ही एक दूसरे से दूर गए। इसका मतलब हुआ अगर आपने दोनों का 10-10 ml लिया तो आप अपने दिमाग में सोच रहे थे कि 10 और 10 20 हो जाना चाहिए, ठीक है, और जब देखा तो वो 20 ही था, क्योंकि ना तो वो दूर गए ना वो नजदीक आए। समझ में आ रही ना बात? इसका मतलब हुआ अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों की नेचर ऑफ फोर्सेस सेम है, कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। सेम कंपोजिशन नहीं बोल सकता, तब तो वो सोल्यूशन हुआ ही नहीं। अगर मैंने 10 ml इथेनॉल में 10 ml इथेनॉल डाला तो सोल्यूशन हुआ क्या? नहीं। तो मैं कह रहा हूं कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है पर नेचर ऑफ फोर्सेस सेम है। क्लियर हो गया? इस बात को समझना है, क्योंकि ये बात समझ में आ गई, डेविएशंस खुद समझ में आएंगी। इसका मतलब हुआ जब दोनों के नेचर सेम है तो आपने क्या किया, उसको थर्मोस्टेट में रखा, थर्मोस्टेट ने उसको हीट प्रोवाइड की, और एक ने डिसाइड किया कि मेरे जाने का वक्त आ गया, तो दूसरे को बोला चलना है, क्योंकि दोनों की नेचर ऑफ फोर्सेस। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, नेचर ऑफ फोर्सेस सेम है, कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब हुआ जहां पर एक वेपराइज करेगा वहां दूसरा भी करेगा, क्योंकि वेपराइजेशन इज बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस। हमने पढ़ा कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। हम तो कह रहे हैं कि यहां तो ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, इसलिए वेपर फेज में एक नहीं दोनों ही थे। पर चाहे मैं ए लूं या बी लूं, अगर मैं उनको प्योर लेता हूं, समझ में आ गई बात? प्योर मतलब PA0 ही PA0 है, तो उसका वेपर प्रेशर उसी 20 ml का ज्यादा होगा। PB0 अगर मैं प्योर लेता हूं, उसका 20 ml का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट से ज्यादा होगा, क्योंकि वो प्योर है। समझ में आ रही बात? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट में ही उसका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अगर आपने सॉल्यूशन बना दिया तो कोई एक ही नहीं बल्कि दूसरा भी है, दोनों कंपोनेंट है। का मतलब साफ हो गया कि अगर मैं इसमें से PA0 लूं तो वो PA से बड़ा है, PA मतलब सॉल्यूशन के अंदर जब BB है, और अगर मैं PB0 लूं तो वो भी PB से बड़ा है, क्योंकि वही है, अकेला वही है। बस इसी चीज को हम आगे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखें। पर PA0 और PB0 अगर दो कंटेनर में 20-20 ml अलग अलग ले लिए जाएं, उनकी नेचर ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब दोनों सेम वेपर प्रेशर देंगे, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्सेस सेम है। पर जब मैं उस PA0 के अंदर कोई B डाल दूंगा तो अब वो PA0 नहीं रहा। आपको यह समझना है कि अगर आपने 20 ml लिया है तो पहले प्योर ले लो 20, फिर दूसरा प्योर 20 ले लो, फिर दोनों की कंपोजिशन बना दो कि एक 19 लिया, एक 1 लिया, एक 18 लिया, एक 2 लिया, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो कितना है। क्योंकि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन विल बी सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन विल बी 1। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक को पूरा रखें दूसरा फिर भी डाल दें, नहीं, आप जितना एक को डालोगे दूसरा उतना कम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब साफ हो गया कि अगर हम PA की बात करेंगे तो वो PA0 से छोटा होगा। हम PB की बात करेंगे, PB कौन है? सॉल्यूशन के अंदर B का प्रेशर, तो वो भी PB0 से कम होगा। पर अगर हम
इक्वल वॉल्यूम पीए नॉट और पीबी नॉट की बात करें तो वो दोनों का प्योर का वेपर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी सेम है। इसका मतलब साफ हो गया कि इस वेपर फेज में अगर यहां आपने दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया है तो क्या वो सल्यूट और सॉल्वेंट कहलाने लायक है? नहीं है। 20 ml टोटल लिया, एक का भी 10 लिया और दूसरे का भी 10 लिया, इसका मतलब ना तो कोई सल्यूट है और ना कोई सल्यूट। सॉल्वेंट होने के लिए एक को 11 तो दूसरे को 9 होना होगा। सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नॉट डिसाइडेड बाय द फिजिकल स्टेट, दैट इज डिसाइडेड बाय द amount. This room is a solution. There are so many. This is solvent and this is solute. The one who is responsible for the identity of that solution is the solvent. और दूसरा जो उसके अंदर कम अमाउंट में है इज सल्यूट। इसका मतलब साफ हो गया कि इस कंटेनर के अंदर मैं दोनों का 10-10 ml नहीं ले सकता। मुझे किसी को कम तो किसी को ज्यादा लेना होगा, तभी वो सल्यूट सॉल्वेंट होगा। अब जब मैं किसी भी एक को थोड़ा भी ज्यादा लेता हूं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब एक अगर मैंने 11 लिया तो दूसरा, अब जिसको मैंने 11 लिया इसका मतलब सरफेस पर उसके मोल ज्यादा होंगे। समझ में आई बात? सरफेस पर उसके मोल ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, तो वेपर फेज में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो वेपर फेज में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? जिसकी फोर्सेस वीक है या जिसका अमाउंट कम है या जिसका अमाउंट ज्यादा है? फोर्सेस में 10वीं बार बोल रहा हूं, द नेचर ऑफ फोर्सेस आर सेम। नेचर ऑफ फोर्सेस आर सेम, it means the one whose amount will be more volatile, and that is the first form of Raoult's law called Conovel's law. So we noticed it down that the first form of Raoult's law is Conovel's law. अब हमने जो बोला उस चीज को हम यहां बात कर रहे हैं कि क्या है। हम कह रहे हैं कि अगर ये XA है, ये PA नॉट है, ये PB नॉट है, ये XB है, यस और नो? ठीक हो गया जी? ये P टोटल हो गया विच विल बी PA प्लस PB, दिस इज PB, दिस इज PA। गेट इट? तो अगर आप इसको ढंग से देख रहे हैं तो जो जो बातें आपने कही वो आप यहां अप्लाई कर लो। जब ये स्थिति है तो फिर वहां कौन है भाई? वहां कोई और है ही नहीं, एक ही कंपोनेंट है। इसका मतलब यहां इज ओनली PA नॉट। जहां समझ ना आए रेज योर हैंड। दिस इज ओनली PA नॉट बिकॉज XA इज 1 सो XB इज, इसका मतलब एक प्योर है ये। एंड दिस एंड इफ यू सी दिस इज PB नॉट, this is PB not equal to, yes, XB into XB। क्या XB तो 1 है, इसका मतलब यहां कुछ नहीं है, ये सारे का सारा PB नॉट ही है, क्योंकि ये तो है ही नहीं। ये है वो दो एक्सट्रीम एंड। आप उसको समझिए कि अगर आपने इसका 10 ml लिया, इसका 10 ml लिया, तो ये है वो जो प्योर फॉर्म में है। तो अभी दो एक्सट्रीम एंड पे सॉल्यूशन नहीं बना है, वो सॉल्वेंट है। मैंने कहा कि अगर आप यहां से यहां की तरफ मूव करते हैं
तो आप देख रहे हैं कि अगर ये ऐसा है तो अब ये 1 नहीं रहा, क्या रहा? क्योंकि अब दूसरा कुछ बन गया। इसका मतलब हुआ अगर ये सिचुएशन है तो इसमें अब PA0 की बात नहीं हो सकती। अब PA0 के अंदर XA लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो लेस देन 1 है, इसलिए अब वो घट गया। क्यों? क्योंकि PB बढ़ गया। पहले यहां PB कितना था भाई? PB0 कितना था भाई? 0। यहां PA0 कितना था भाई? 0। सेम बात आप यहां से यहां की तरफ देखो। अगर आपने इधर से इधर को घूमे आप, इसका मतलब हुआ अब XB भी 1 नहीं रहा, क्योंकि आप घट रहे हो। अगर XB कम हुआ तो XA बढ़ गया। इट मीन्स दिस वे XA इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये जो PB है, दिस PB इज नथिंग बट दिस इज PB not XB. Yes, no. This PA is nothing but this is PA not XA. Is it okay? अब देखो, आप यहां से लेके XB पहले 0.1 हुआ, 0.2, 0.3, 0.4, जैसे वो ऊपर गया वो घट रहा है। नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब PB यहां आकर इस ब्लैक मार्क पर 0.9 हो गया, और फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि PB ही PB हो गया, क्योंकि XA या X1 जो है वो 0 हो गया। या आप इधर को देखो, फ्रॉम हियर टू हियर XA इज इंक्रीजिंग एंड देन XA बिकेम मैक्सिमम, दैट इज 1। इसका मतलब हुआ इस और इसके बीच में दोनों जो है कंपोनेंट कितना प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज दिस मच फ्रॉम ए कंपोनेंट। इसका मतलब B कितना प्रोड्यूस कर रहा है भाई? PB की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? PB की मैक्सिमम वैल्यू इज PB0। PB की मैक्सिमम वैल्यू इज PB0। देखो ना, यहां से PB बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब XB1 होगा। मतलब वो पूरे का पूरा PB0 होगा। इसका मतलब हुआ PB range between PB and PB0 depending upon XB. XB अगर 1 है तो PB नहीं बोलना, PB0 है। पर XB अगर 0.99 भी हुआ तो अब वो PB बन गया। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हुआ जब उसके सरफेस से वेपर जा रहे हैं तो वो एक के नहीं बल्कि दोनों के जा रहे हैं। यही ग्राफ में आगे अप्लाई कर रहा हूं। इसका मतलब हुआ सरफेस पर जो वेपर्स हैं वो हैं इसके, प्लस हैं इसके, सुन लिया? It means the total vapor pressure will be because of these two components, that is PA0 XA plus PB0 XB। और हमने कहा वेपर उस कंपोनेंट में रिच होंगे जो सॉल्वेंट है, या ये कहें वेपर विल बी रिच इन दैट कंपोनेंट who will be more volatile and who will be more volatile। इसका मतलब हुआ यहां से हमारे पास जो आ गया बेटा वो आ गया P is PA0 XA plus PB0 XB। Yes or no? And we know XA plus XB is 1. It means I should say XB is 1 minus XA,
So should I say P is PA naught XA plus PB naught into 1 minus XA? It means this P is equal to PA naught into XA plus PB naught minus PB naught into XA. Yes, no? It means from here I should say P is equal to PB naught. Yes, no? Plus XA into PA naught minus PB naught. Yes, no? Is it okay? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई हमारे पास यहां ये हमें इस एंड की बात दिला रहा है. किस एंड की? इस एंड की. ये राइट का एंड है. ये सिचुएशन हमें यहां की बात बता रहा है. यस और नो? आप कैसे बोल रहे हो यहां की बात? यहां एक्स बी इज 1. It means XA is 0. When XA is 0, what this whole equation will become? It means the same is applicable on another end. But when you will put XB is 1 minus XA, अभी put किया, अब आप put करो XA is 1 minus XB. Yes or no? इसका मतलब आप इस बात को यहां चेंज कर दो तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और सिचुएशन पहुंच जाएगी यहां. नहीं, यहां सिचुएशन पहुंच जाएगी. इसका मतलब हुआ हमने दो एक्सट्रीम एंड समझ लिए कि उनमें क्या हो रहा है. अब क्या हुआ? ये जो वेपर हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये कौन से वेपर हैं? ये वो वेपर प्रेशर है, वो वेपर है जो सरफेस से जा रहे हैं, जिसके अंदर ए भी है और जिसके अंदर बी भी है. इसका मतलब हुआ अगर आपसे पूछा जाए कि इस वेपर फेज में कितना ए है, मींस कितना मोल फ्रैक्शन ए का है, वो अलग मोल फ्रैक्शन है और सॉल्यूशन के अंदर उसका अलग मोल फ्रैक्शन है. तो वेपर फेज में Pa अपॉन Pa प्लस Pb will be the mole fraction of A component. आप यहां वेपर फेज में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते. कौन से वाला? Ya प्लस Yb इज 1. हाँ लगा सकते हो, पर आप ये बोलोगे कि वेपर फेज में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ अभी सॉल्यूशन में भी है. जो सॉल्यूशन में रह गया, जो इसके अंदर है, कंटेनर के अंदर है, जो गया ही नहीं, वो कह रहा हूं कि भाई वो है XA. जो गया ही नहीं. और XA का मतलब हुआ कि जिसके वेपर अभी भी सॉल्यूशन के अंदर है और आप देख पा रहे हैं वहां A की वैल्यू इज Na अपॉन Na प्लस Nb. इसका मतलब जब सारा वो वेपराइज कर जाएगा तो XaYa बन जाएगा और XB YB बन जाएगा. तब आप ओवरऑल वेपर प्रेशर के लिए लिख सकते हो इट इज इक्वल टू 1. का मतलब आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. अगर वो पूछता है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालो, तो आपने वो फॉर्मूला लगाना है. अगर आपको पूछता है कि सॉल्यूशन के अंदर निकालो, तो जो मोल रह गए हैं उसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा. इसका मतलब हुआ कि अगर हम Pa की बात करें तो Pa के लिए आपको Pa नॉट दिया हुआ होगा. इसका मतलब दैट Pa विल बी Pa नॉट इंटू XA.
It means, should I say the Ya in vapor phase will be equal to what? Ya in vapor phase will be equal to Pa naught Xa. Yes, no? Pa naught Xa upon प्लस पी बी नॉट. क्लियर हो गया? इसका मतलब हुआ दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन बी में भी सेम होगा, वहां पी ए नॉट के बजाय पी बी नॉट हो जाएगा. ये बातें तो तब तक सही है जब तक आइडियल सॉल्यूशन है. आइडियल कौन होता है? जिसके बारे में जो सोचा जाए वो वैसे ही हो रहा हो. क्या सोचा आपने कि आपने A 10 ml डाला, B 10 ml डाला, 20 होना चाहिए, जब देखा 20 ही था. तो जो आपने सोचा और जो हुआ उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. आपने उन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स किया. आप सोच रहे थे यार इसमें जो है अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो बीकर गर्म हो जाएगा, हीट इवॉल्व होगी ना. रिपल्सिव फोर्स होगी तो दोनों की हीट यूज हो रही होगी. अब हमने कहा कि जो सामने हुआ वो कुछ ऐसा था. अगर आप ध्यान से देखें सामने डायग्राम आपको बहुत कुछ दिखाएगी. अभी तक क्या था कि आपने ए लिया, आपने बी लिया. आप देख पा रहे हैं कि ए के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितनी थी. देख पा रहे हैं ना? यहां आप इधर भी देख पा रहे हैं जितनी डिस्टेंस यहां इंटरमॉलिक्यूलर उतनी यहां. हमने इन दोनों को मिक्स किया. दो सिचुएशंस हो सकती है, रादर देन 3 सिचुएशन हो सकती है. दूसरी सिचुएशन के अंदर 2 सिचुएशन और हो सकती है. पहली सिचुएशन इज जब ये अकेला था और ये अकेला था. आप कोई भी मिडल का पार्ट ले लो और देख लो कि उसके नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम कितने थे. am I right? आप अगर उसको यहां लाओगे वो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही हैं. am I right? आप उसको यहां से यहां ले गए, वो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही हैं. बेशक अब दूसरा भी आ गया. का मतलब हुआ अगर यहां डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर 1 सेंटीमीटर थी तो 1 सेंटीमीटर यहां थी तो अब भी 1 सेंटीमीटर ही है. इसका मतलब जब वो दोनों मिले तो उनको कुछ भी नया नहीं लगा. मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग इज 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज 0. इसका मतलब यही वो सिचुएशन है जब वो आइडियल कहला सकते हैं. क्या डेल्टा एच में कुछ फर्क आया? कब फर्क आता? या तो डिस्टेंस घट जाती या इसका मतलब हुआ ना तो डेल्टा एच में फर्क आया ना डेल्टा वी में फर्क आया. इसलिए हमने कहा दिस सिचुएशन इज आइडियल सॉल्यूशन. मैंने कहा कि 2 सिचुएशंस आई और दूसरी के अंदर 2 आई तो टोटल सिचुएशन 3 हो गई. दूसरी के अंदर 2 क्या आई? जब ए और बी को मिक्स किया, हो सकता है ए और बी आपस में अट्रैक्टिव फोर्स शो करते. अट्रैक्टिव फोर्स शो करते तो गले लग गए एक दूसरे के. आपने तो सोचा था बस मिलेंगे, सिर्फ कहां मिलेंगे, ये तो जफियां मार रहे. इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा नजदीक आ गए. 10 साल के बाद 2 दोस्त मिले, बोले हो तू. अब वो जो गले लगने की आवाज है दैट इज द हैप्पीनेस, दैट इज द डेल्टा एच नेगेटिव. 2 दुश्मन 10 साल बाद मिले, तू एक ने दूसरे को झांपड़ मारा तो दूसरे ने किक मारी. का मतलब एक दूसरे से दूर हो गए. इट मीन्स दिस इज पार्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स,
दिस इज पार्ट ऑफ। तो मैंने कहा कि दो को मिक्स किया तो दो सिचुएशन हुई। दो सिचुएशन क्या हुई? या तो दोनों एक दूसरे से ना गले लगेंगे ना लड़ेंगे, दैट इज आइडियल बिहेवियर। या तो फिर दोनों गले मिलेंगे, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। या फिर दोनों लड़ेंगे, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। इस चीज को स्टडी करना है, इस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जब दोनों गले मिले तो क्या लग रहा है आपको? दोनों में नफरत रही होगी? नहीं, उत्कर्ष ने कह दिया प्यार रहा होगा। इसका मतलब प्यार इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड, इसका मतलब वो एक दूसरे से कुछ ज्यादा नजदीक आ गए। जितना सोचा था। आप हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम सल्यूशन की बात कर रहे हैं। पर उत्कर्ष लग नहीं रहा है जिस तरह से तू देख रहा है मेरी तरफ। इसका मतलब दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे के नजदीक बिल्कुल भी। रिपल्सिव हम तो एक आपको डायग्राम शो कर रहे हैं कि क्या मतलब, ये वो नहीं है कि इसकी आपस में इंटरेक्शन है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है ना, ये दोनों जो राउंड मैंने किए हैं, आप उसके अलावा भी और जगह देखो तो आपको कहीं मिलेगा कि वो और रेड जो है नज़दीक आ गया। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो घट रही है, उनकी नहीं। ठीक है, आप सही कह रहे हो। दोनों जब मिक्स किए तो दोनों के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स, दैट्स राइट। इसका मतलब हुआ, पर हमें यह समझ नहीं आता। तो ये जो है केमिस्ट्री है, यहां मैथ नहीं चलता। यहां 10 और 10 20 भी हो जाता है, और 10 और 10 19 भी हो जाता है। यहां 10 और 10 21 भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? आपने 10 ml पानी में 10 ml पेट्रोल डाल दिया, आप सोच रहे थे 20 हो जाएगा, पर वो तो दोनों झगड़ालू हैं। जब आपने मिक्स किया, एक लेयर बना दी, दोनों ने बाउंड्री लगा दी, 22 से नीचे नहीं आना। आपने दोनों का समझौता करवाने की कोशिश की, नहीं यार बात कर लो। तो जब तक आप कोशिश कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हैं। जैसे ही आपने नीचे रखा और फिर से थोबड़ा सुझा के, का मतलब हुआ जो वो जंक्शन है उस वजह से वॉल्यूम 20 से बढ़ गया। और ये जो डेल्टा वी नेगेटिव है, ये कैसे घटता होगा वॉल्यूम के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो ढंग से। When I was in a college, we used to do paper dance. Paper dance. तो मेरा दोस्त मैं उसके साथ करता था। ठीक है, पेपर डांस इज नॉट अ कपल डांस, एंड कपल हार्डली मीन मेल फीमेल। कपल इज कैन बी मेल मेल and female female, and this couple term is taken from thermodynamics, coupled reaction. आपको एक कहानी सुनाई थी राम श्याम की, कि एक के बेचारे के आंखें नहीं थी तो दूसरे के टांगे नहीं थी, तब भी वो दोनों सब कुछ करते थे, क्योंकि जिसकी आंखें नहीं थी उसकी टांगे थी, तो उसकी आंखें दूसरा बन जाता, वो उसको बताता कहाँ को जाना है। सो ऐसा ही बिल्कुल आपके मम्मा पापा के बीच में होता है। पंडित ने जब दोनों के टिप्पणे मिलाए तो थर्मोडायनेमिक्स लगाई। सुना? व्हाट इज कपल्ड रिएक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स? कि जिसमें एक का डेल्टा जी नेगेटिव बहुत ज्यादा हो और दूसरे का डेल्टा जी पॉजिटिव हो। मतलब घर में आपने देखा होगा, बहुत जगह आपको ऐसा लगा होगा, जिसमें एक कुछ बोलता है उसमें दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। तो आप सोचते होंगे कि वो उन दोनों की स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं है।
पर्ण जी ने जब टिप्पणा मिलाया तो देखा इसमें ये गुण है भाई, ये सुबह उठ सकता है, ये नहीं उठ सकती, चलो इनका मेल ठीक रहेगा। इसको खाना बनाना पसंद है, इसको नहीं है। बस सोचो अगर दोनों को ना बनाने वाले को इकट्ठे कर दिया तो थर्मोडायनेमिक्स में कपल्ड रिएक्शन फेल हो गई। अब क्या हुआ, पेपर डांस में क्या होता था मैं आपको बताता हूं। न्यूज़पेपर रख दिया पूरा और म्यूजिक चलता था, दोनों डांस करते थे। म्यूजिक बंद, न्यूज़पेपर आधा, डांस, न्यूज़पेपर आधा। जीतता कौन था? जो सबसे छोटे पीस ऑफ पेपर पर भी डांस कर सकता हो। इसका मतलब हुआ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऐसी होती होंगी कि उन दोनों को एक्सपेक्टेड से ज्यादा नजदीक लाती होंगी। तो आप सोच लो कि किसी ने कितनी मिनिमम डिस्टेंस लगाई होगी कि ये दो जब खड़े होंगे, इनको खड़े होने के लिए इतनी जगह की जरूरत है। बाद में पता लगा कि उससे भी आदि में खड़े हैं वो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। सो अब हम यहीं से चलेंगे। अब आपने क्या करना है, कौन सी डेविएशन है, क्या है, हम बाद में बात करेंगे। हम पहले अभी जो हमने किया उसको क्लोज कर देते हैं कि दो ए बी हैं, कोई भी दो ए बी हैं। आपको कैसे देखना है कि उनमें क्या चल रहा है। आपको पूछा कि सॉल्यूशन में कौन सी डेविएशन है, सॉल्यूशन में, ठीक हो गया। आपने क्या किया कि भाई ये देख लिया कि ए जब प्योर था तो कौन सी फोर्सेस थी, सुन लिया। बी जब प्योर था तो कौन सी फोर्सेस थी, सुन लीजिएगा। अब हम पहुंच गए हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कौन सी कब आएगी हम सामने बता रहे हैं आपको। अब आपने क्या किया, ए और बी को अलग अलग सोचना है। अगर आपको बोला गया कि ए बी सोल्यूशन है और ए बी में ए वाटर है और बी इथेनॉल है, तो पहले तो आपने ये सोचना है कि कहीं आइडियल तो नहीं है। आपने कहा नहीं है भाई, एक में आर ग्रुप है, दूसरे में नहीं है। अब आप उस ए को अलग सोचोगे, ठीक है, और बी को अलग सोचोगे, ठीक हो गया। अब आपने ए में देखा तो वाटर वाटर इंटरेक्शन हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाटर इन वाटर इज 4, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इथेनॉल में आर ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया वीक। अब आपने इन दोनों में से उसको कंसीडर नहीं करना है जिसकी फोर्सेस वीक है। समझ में आएगी बात। आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड कौन होगा, जिसकी फोर्सेस स्ट्रांग है। अब उस स्ट्रांग को आपने सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना है भाई। सॉल्यूशन मींस इथेनॉल वाटर। क्या लग रहा है आपको, इथेनॉल वाटर फोर्सेस स्ट्रांग होगी या वाटर वाटर फोर्सेस? क्योंकि इथेनॉल तो हटा दिया ना मैंने। इसका मतलब हुआ कि मैं कहूंगा कि देखो भाई, आप क्या पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन चैप्टर। आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड कौन है, ए। अब ए कौन है, किसी ने ए वाटर लिया, किसी ने ए इथेनॉल ले लिया। तो दोनों में से जिसमें इंटरेक्शन स्ट्रांग है उसको लेना है रेफरेंस। अब आपने जब उसको रेफरेंस लिया तो बोला देखो जी, ए बी के अंदर, ठीक लिखा मैंने, ए बी के अंदर फोर्सेस वीक है और ए के अंदर स्ट्रांग है। कौन सी फोर्स है नई फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि ए के बीच में आपने कहा इंटरेक्शन स्ट्रांग है, ए बी के बीच में इंटरेक्शन वीक है। इसका मतलब हुआ नई फोर्स रिपल्शन है, रिपल्शन से वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी
उससे वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, हमने कहा एक कंपोनेंट का भी ज्यादा हुआ और ओवरऑल भी ज्यादा हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। इस तरह से इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉप क्या होता है? इस कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मींस मम्मा पापा लड़ते रोज होंगे, पर अगर पड़ोसी ने कुछ बोल दिया ना तो बस फिर मत सोचो आप। का मतलब हुआ एजियोट्रॉप इस कि वो दोनों आपस में भिड़ते जरूर रहते हैं बट इंटरनली, इसका मतलब वो दोनों का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ऐसी होती है जिसको आप अगर बॉयल करोगे वो दोनों वेपराइज होंगे, दोनों कंडेंस होंगे। इट मींस दोनों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। का मतलब हुआ एजियोट्रॉप इज अ सॉल्यूशन ऑल्दो बट इट डिस्टिल्स एज इफ इट इज अ प्योर सॉल्वेंट। मतलब दो जिस्म एक जान, दोनों हैं दो, बट जब वेपराइज किया तो दोनों इकट्ठे वेपराइज हुए, दोनों इकट्ठे कंडेंस हुए। इसका मतलब ए बी की एक पर्टिकुलर कंपोजिशन ऐसी होगी जिसमें उन दोनों को अलग अलग करना नामुमकिन है, एंड दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, if they are formed by positive deviation, they are low boiling mixture। इसका मतलब हुआ दोनों के बीच में रिपल्शन है, डेल्टा एच क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। दोनों के बीच रिपल्शन है तो डेल्टा वी भी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। सो पॉजिटिव डेविएशन में सबके साइन पॉजिटिव। इसके पहले हम समझ लें कि जब वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो है अगर वो आइडियल था, पी ए नॉट एक्स ए के बराबर था। अगर वो नॉन आइडियल है तो ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी साइड को जा सकता है। और फिर पी ए भी पी ए नॉट एक्स ए से बड़ा या छोटा हो सकता है। हमने बात की कि हमने हेक्सेन और वाटर को मिक्स कर दिया। आप ध्यान से देखें, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन वाटर, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। चार देख पा रहे हो, इसके थ्रू उसके थ्रू। इसका मतलब वाटर में खुद चार हाइड्रोजन बॉन्ड, एक वाटर। इसी वजह से कहते हैं दैट वाटर शो वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आपने वाटर के एक H को R से सब्स्टिट्यूट किया तब वो अल्कोहल बना। इसका मतलब अगर मैं यहां R लगा दूं, ठीक है, जहां भी मैं R लगाऊंगा ये सारा पार्ट खत्म। इसका मतलब अल्कोहल में खुद हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, क्योंकि जो R ग्रुप है उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट गई। इसका मतलब हुआ जब हमने वाटर और इथेनॉल को मिक्स कर देना है, सो वी विल बी मूविंग फ्रॉम वाटर वाटर टू, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, वाटर वाटर इंटरेक्शन इज more stronger than water ethanol attraction. Yes, no? That is, new force is force of repulsion. Force of repulsion means vapor pressure will increase, and vapor pressure increase means positive deviation, and we know vapor pressure and boiling point is inversely related। ठीक हो गया। अब आप यहां ध्यान दें, हमने वाटर और हेक्सेन को मिक्स कर दिया। जो जिसकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर और जिसकी ज्यादा है वो नीचे। अगर आपने इस मिक्सचर को शेक किया, इसका मतलब डेल्टा एच दी, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। कुछ हेक्सेन वाटर में घुस गया और कुछ वाटर हेक्सेन में घुस गया। वाटर हेक्सेन के बीच में आ गया, उसकी उससे नहीं बनती क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर पोलर है। पर क्या हेक्सेन में है? सेम चीज जब हेक्सेन वाटर के अंदर घुस गया तो दैट इज फीलिंग आइसोलेटेड।
इसका मतलब इनका इस हेक्सेन के साथ झगड़ा चला हुआ है। जब मैंने इन दोनों को सॉल्यूशन को देखा तो मैं कहूंगा कि मेरा जो रेफरेंस है दैट इज या तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर वाटर की है, यस नो, या फिर वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर हेक्सेन की है। तो अगर मैं सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट चलता हूं तो वाटर मैंने स्टैंडर्ड चूज किया, क्यों? क्योंकि वाटर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। मैंने कहा कि आपने दोनों को इंडिविजुअली सोचना है। आपने सोचा कौन? हेक्सेन। आपने सोचा कौन? वाटर। अब आपने देखा कि हेक्सेन में तो वंडरवॉल फोर्स है कि बॉन्ड एनर्जी अभी देखिए आपने बहुत कम है, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी अभी देखिए आपने। इसका मतलब हुआ दोनों में से आपने सेलेक्ट उसको करना है जिसकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बेटा स्ट्रांग है। इसका मतलब वाटर इज रेफरेंस। वाटर रेफरेंस किसके लिए है? वाटर साइक्लोहेक्सेन के लिए। तो जब आप यहां से यहां जा रहे हो, नई फोर्स क्या है? न्यू फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। न्यू फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन का मतलब साफ हो गया कि वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट घट गया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप आई ऑलरेडी सेड they are the constant boiling mixtures, means at a particular proportion of A and B, the two cannot be separated from each other, and that is what is called azeotrope. So azeotrope are constant boiling mixtures. So the definition of azeotrope is that they distills as if it is a प्योर सॉल्वेंट। दे डिस्टिल्स एज, मैंने बताया था आपको कि जो कपल केस है, ठीक है, उनमें सब कुछ चला रहता है हंगामा, बट अगर कोई बाहर का इन्वेडर आया तो दोनों इकट्ठे हैं। राइट का मतलब हुआ गब्बर सिंह ने अपने बंदे भेजे, लाओ उस बंदे को वहां से घर से उठा के लाओ। आप बंदे को घर से उठा के लाओ। ये गब्बर सिंह कौन है? टेम्परेचर। आपने उन दोनों को टेम्परेचर से अलग करने की कोशिश की, तो गब्बर सिंह के लोग गए और उस बंदे को खदेड़ते हुए घर से निकालने लगे, बाहर निकालने लगे। तो बैटर हाफ भी साथ में, नहीं इन्हें मत ले जाओ। अब उन दोनों को जो है गब्बर सिंह के सामने पेश किया गया। गब्बर सिंह ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस आदमी को बोला था ये साथ में क्यों ले आया? सर मानते ही नहीं। मैं इनका प्यार देखकर खुश हुआ, दोनों को छोड़ दो। कुछ समझे आप? आपने सॉल्यूशन को हीट किया, टेम्परेचर दिया। ये टेम्परेचर कौन है? गब्बर सिंह। उसने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की, बट द बॉन्ड इज and strong ना कहें, that the understanding is so much that वो दोनों जब वेपराइज होने लगे, खदेड़ के ले जाना इस वेपराइज होने लगे, तो वेपर में भी दोनों ही गए और दोनों को छोड़ दिया गया वापस अपने लिक्विड स्टेट में भी दोनों ही आ गए। इट मीन्स एक लेमैन को हमने समझाना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, तो हम कहते हैं कि वो मिक्सचर तो बोलने का ही है। वो तो दोनों ऐसे रहते हैं मानो के प्योर सॉल्वेंट हो। कहा था मैंने, दो जिस्म एक जान। दैट इज द वन हु डिस्टिल एज इफ इट इज अ प्योर सॉल्वेंट इज एजियोट्रॉप। सो द वन ओवर हियर विल बी लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पॉजिटिव deviation, say delta H is positive, delta V is positive, new force is force of repulsion. Am I right? And
पी ए इज नॉट इक्वल टू नहीं है भाई, इक्वल टू नहीं है, क्योंकि अब वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब हुआ कि जो पी ए है वो हो गया बड़ा पी नॉट ए और एक्स ए से, ठीक हो गया बेटा। जो पी बी है वो हो गया बड़ा पी बी नॉट और एक्स बी से, इसलिए ओवरऑल वेपर प्रेशर हो गया बड़ा किससे, पी ए प्लस पी बी से। इसलिए जब वेपर प्रेशर बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट घट गया, इसलिए हमने कहा कि उसको कहना चाहिए लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एंड न्यू फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ में आ गई बात। तो दो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए और दोनों पॉजिटिव डेविएशन के थे। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर चलते हैं नेगेटिव डेविएशन की तरफ। लिखिए CCl4 एंड CHCl3। देखते हैं आप क्या बोलते हैं। अप्लाई करो, जैसा आपको बताया अप्लाई करने के लिए वैसे अप्लाई करो। जैसे ही आपको बोला गया CCl4 एंड CHCl3, हमने केमिकल बॉन्डिंग से अप्लाई किया। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल दोनों में ही है, but side atom over here are same, so dipole moment of this is 0. Side atom is different, so dipole moment is not 0. Am I right? अब बेटा आपको कहा गया कि आपने इन दोनों को अलग अलग सोचना है। अलग अलग सोचना है का मतलब हुआ CCl4 CCl4 हो गया एक, कोई भी AA और BB मान लेते हैं कि ये A मीन्स उसके प्योर के अंदर, और दूसरा ले लेता हूं भाई CHCl3 CHCl3, ये कौन है भाई, ये मान लेते हैं कि वो AA था तो ये BB था। आपने दोनों में से उसको सिलेक्ट करना है जिसके बीच स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो। मुझे बताओ कि आपको इसके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है। नथिंग मोर देन वंडरवॉल फोर्स, नथिंग मोर देन वीक वंडरवॉल फोर्स। यस नो? और आपको उसके अंदर कौन सी फोर्स लग रही है, उसके अंदर आपको फोर्स लग रही है डाइपोल। डाइपोल आपने तो कहा कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये पोलर है, इसका मतलब हुआ कि ये पोलर है। यस नो? इसका मतलब हुआ कि यहां डाइपोल डाइपोल फोर्स है। जो आपने अभी शुरू का टेबल देखा बेटा, उसमें बताओ डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रांग थी या वंडरवॉल फोर्स? डाइपोल डाइपोल फोर्स। अगला स्टेप हमारा क्या है, इस कि जो वीक वाला है ना उसको तो कुछ मत करो, छोड़ दो। जो स्ट्रांग वाला है उसको कंसिडर कर लो और उसको कंपेयर करो सॉल्यूशन के साथ। तो मैं क्या कर दूं यहां बी बी, यस और नो, या क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म। बेटा समझ में आ रही है बात? क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म है डाइपोल डाइपोल, पर इस टाइम ये सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो प्योर सॉल्वेंट है। अब आप करो क्लोरोफॉर्म, वो कौन है, वो कौन है क्लोरोफॉर्म? डाइपोल डाइपोल। और ये कौन है? डाइपोल मोमेंट 0, नॉन पोलर।
तो बताओ कि पोलर और नॉन पोलर के बीच में बेटा कौन सी फोर्स होती है? पोलर और नॉन पोलर के बीच में होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और देखो आप उस ऑर्डर में वो उससे भी नीचे है। किससे? डाइपोल डाइपोल से नीचे है। समझ रहे हो ना? इट मीन्स आई शुड से हियर द फोर्स हियर इज डाइपोल induced dipole. Yes, no? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। क्लियर हो गया? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इज वीकर देन डाइपोल डाइपोल। लगाओ फंडा। मैंने आपको कहा कि शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर आपको फोर्सेस की कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया, अभी मैंने आपका रिवाइज करवा दिया। मुझे बताओ आप, अगर ऐसा हुआ, सो शुड आई से डाइपोल डाइपोल इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन। हमें सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन बोलना है। तो ये बताओ कि सॉल्यूशन के अंदर नई फोर्स अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? क्योंकि डाइपोल डाइपोल मींस स्ट्रॉन्ग से आप वीक जा रहे हो। वीक जा रहे हो मींस न्यू फोर्सेस, मतलब वो पहले इसके अंदर नजदीक थे, यहां वो दूर जाना चाहते हैं। सो शुड आई से द न्यू फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन? न्यू फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। बेटा अगर न्यू फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो बताओ वेपर प्रेशर। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन, सो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। पॉजिटिव डेविएशन। और जब आपने एक नाम बोल दिया ना पॉजिटिव डेविएशन, तो वहां से बहुत सी चीजें क्लियर हो गई। अब आपने कह दिया दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। तो बताओ क्या क्या हो गया फिर? लिखो, सारी कंडीशंस लिख दो बेटा। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन है तो हम ये कहेंगे कि जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो वहां क्या क्या हुआ, वो सब जो पॉजिटिव डेविएशन में होना चाहिए वो सब क्या है? इज दैट डेल्टा एच इज positive. Delta H is positive. So delta V is positive. PA is greater than PA naught into XA. PB is greater than PB naught into, so P is greater than PA plus PB, and with increase in vapor pressure, the boiling point, and hence will have this type of graph. Acetone and nitric acid. Acetone is CH3CO CH3. सामने ध्यान दो, एसीटोन इज CH3CO CH3. नाइट्रिक एसिड इज HNO3. एसीटोन में भी कुछ पोलैरिटी है, पर नाइट्रिक एसिड तो एसिड है, उसमें तो ज्यादा डाइपोल हुआ। पर एक बात है कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में नहीं है। और जब दोनों को मिक्स किया तो नया एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना। कौन सा? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। am I right? It means new forces in the form of नया हाइड्रोजन बॉन्ड. It means AB attraction is more than AA or BB.
So there is negative deviation. If there is negative deviation, what is delta H? Delta V. Vapor pressure will, and if vapor pressure will decrease, the boiling point will increase, and hence we will get high boiling azeotropic mixtures. Am I right? तो अब PA is less than PA naught XA. PB is less than PB naught XB. And P is less than PA plus PB. पहुंच गए आप यहां. Next लिखिए. What type of deviation you see in chloroform and nitric acid? अगर आप +2 की बात करें और एक बात को ध्यान में रखें, A और B में अगर रिएक्शन हो के C बन रहा है, सुन लो थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट कर रहा हूं. When any one reactant will combine with another reactant to form product, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि उसका डेल्टा एच क्या होता है. जब कोई रिएक्शन खुद हो रही होती है, प्रोडक्ट बना रही होती है, तो उसका डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव. तो अगर उसका डेल्टा एच नेगेटिव है तो डेल्टा वी. इसका मतलब दोनों के बीच में नई फोर्स अट्रैक्शन रही होगी. अट्रैक्शन रही होगी तो कैसी डेविएशन हुई? नेगेटिव डेविएशन हुई. आपने ए और बी को मिक्स कर दिया और उनमें झगड़ा चल रहा है और दोनों प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते. मीन्स दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं. When A and B will not combine to form product, it means thermodynamically delta H is opposing factor. It means delta H is positive. तो delta H positive तो delta V. delta V positive तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गई. अगर आपने, हम अक्सर कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मत डालो. सल्फ्यूरिक एसिड कौन है? काफी पॉपुलर एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड की पॉपुलैरिटी का एक ही रीजन है, दैट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अगर आपने अपने हाथ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो वो पानी ढूंढता ढूंढता आपके हाथ के अंदर घुस जाएगा, हड्डियों में चला जाएगा. पानी चाहिए मुझे. सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालोगे ना, जितना डालोगे उतना और मांग रहा, और देना. और अगर तुमने थोड़ा डिस्टेंस से डाला तो वो बिखर भी गया और तुम भी गए. द रिएक्शन विल बी हाईली. इसका मतलब हुआ आपको कुछ नहीं बोला कि कौन ए था कौन बी था. कहते दो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने ए और बी को मिला दिया. एक कहता कि बीकर थोड़ा गर्म हो रहा है, समझो कि उसके पास वो सॉल्यूशन है जिसमें नेगेटिव डेविएशन है. गर्म हो रहा मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है. इसका मतलब दूसरा कह रहा नहीं यार मेरा तो ठंडा हो रहा है, का मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन है. उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं. बोलने का मेरा मतलब ये रहा कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की डाइल्यूशन is exothermic, is negative deviation. Am I right? तो आपने जब भी डेविएशन को देखना इन एंगल्स से देखना है. आपने कहा कि क्लोरोफॉर्म में जो है नाइट्रिक एसिड डाल दो, तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं तो क्लोरोफॉर्म में नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बन जाता है. प्रोडक्ट फॉर्मेशन बता रहा है कि नेगेटिव डेविएशन है. समझ में आ रही बात है? नहीं. इसका मतलब हुआ अगर हम सामने दिए गए एग्जाम्पल्स को देखें, हमें बोला गया कि आपने एसिटिक एसिड पीरिडीन में डाला. पीरिडीन कौन है भाई? बेस. एन होता है ना उसमें. और एसिटिक एसिड कौन है? एसिड. तो एसिड में बेस डालोगे तो क्या धमाका नहीं होगा? रिएक्शन हो जाएगी ना. इट मींस डेल्टा एच विल बी, डेल्टा वी विल बी. कौन सी डेविएशन हुई? नेगेटिव डेविएशन. सो वी विल कम अक्रॉस द नेगेटिव डेविएशन. एनिलीन में भी
लोन पेयर होता है। लोन पेयर मींस बेस। तो एनिलीन में अगर आप एसिड डालोगे सो इट विल बी फॉर्मिंग एनिलीनियम एसीटेट, और दोनों के बीच की फोर्सेस कौन सी रही होगी? अट्रैक्टिव फोर्स। इथेनॉल वाटर सबसे फेमस हमने देखा है कि लोग अक्सर, तो क्या इथेनॉल वाटर सॉल्युबल होता होगा? होता होगा? मना कर रहे हैं कुछ लोग, एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट। इथेनॉल और वाटर, तुम खुद सोचो, अभी नहीं किया आपने। वाटर में है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल में नहीं है। अगर इथेनॉल में नहीं है का मतलब हुआ जब इथेनॉल वाटर को मिला दिया तो दोनों झगड़ने लगे, रिपल्सिव फोर्स। इसलिए एक बच्चे की नई नई अपॉइंटमेंट हुई एक बार में, और वो पैक बना रहा था, सामने वाले ने झांपड़ रख दिया, क्योंकि वो अल्कोहल के बिल्कुल साइड से पानी डाल रहा था। वाटर इज हैवियर देन इथेनॉल, तो इथेनॉल ऊपर है और वाटर नीचे है, का मतलब हुआ वाटर और इथेनॉल के बीच में नई फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। उसको झांपड़ इसलिए पड़ा, जब एक्सपीरियंस वेटर आया उसने वही वाटर इतने डिस्टेंस से डाला, मींस ही इज प्रोवाइडिंग हीट टू डिसॉल्व। इसलिए लेटेस्ट फैशन में उसी गिलास में अब स्टरर दिया जाता है, ताकि उस स्टरर से दोनों को मिक्सिबल किया जाए, जो अक्सर नहीं है। इसका मतलब हुआ देयर इज पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा वी इज पॉजिटिव, एंड हेंस वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। हमारे पास इथेन, ये हमने कर दिया। हमारे पास है एसीटोन एंड एनिलीन। एनिलीन में खुद भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, एसीटोन में नहीं है। जब दोनों को मिला दिया तो एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। द न्यू फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दस देयर इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सो देयर इज नेगेटिव डेविएशन। वहां हमारे पास हर जगह कोई ना कोई रीजन है। अगर आप CS2 और एसीटोन देख रहे हो तो एसीटोन पोलर होता है, CS2 नॉन पोलर होता है। इट मीन्स यहाँ डाइपोल डाइपोल है, यहाँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, मतलब वीक हो गई फोर्स। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये CS2 है। एसिटाल्डिहाइड कौन होता है? CH3CHO, पोलर होता है वो। इट मीन्स डाइपोल डाइपोल से आप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जा रहे हो। CCl4 और मिथेनॉल में, CCl4 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मिथेनॉल में तो है। इसका मतलब हुआ मिथेनॉल, मिथेनॉल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन मिथेनॉल CCl4, so you are moving from more to less means new force is force of repulsion। रिपल्शन, यहां ध्यान दो, एसिटिक एसिड में आपने pyridine डाला, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, डेविएशन इज नेगेटिव। आपने एसिटिक एसिड में एनिलीन डाला, एनिलीन कौन है? बेस। एसिटिक एसिड कौन है? एसिड, सो नेगेटिव डेविएशन। एसिटिक एसिड और इथेनॉल में रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसका मतलब डेविएशन इज नेगेटिव। CaCl3 HNO3 आपको बता दिया। CaCl3 इथेनॉल, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी ईथर में, ना क्लोरोफॉर्म में थी। दोनों को मिलाया तो क्लोरोफॉर्म के H की उसके O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। आपने CHCl3 और C6H6, एक रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें दोनों को मिलाया जाता है तो प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर हो गई बात? CHCl3 CH3 COCH3, हमने कहा था कि CHCl3 में खुद हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, एसीटोन में खुद हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, पर जब आप एसीटोन को काय में डालोगे? CHCl3 में डालोगे तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, जिससे डेविएशन कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव डेविएशन हो जाएगी। सेकेंड फॉर्म ऑफ रॉल्ट्स लॉ तब लगेगी व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल। सॉल्यूट जब वॉलेटाइल नहीं है तो आप सामने ध्यान दें, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, इस कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट है, देख रहे हो आप, ब्लू कलर के उसके वेपर्स हैं, वो सॉल्वेंट वेपराइज हुआ, उसको हमने कहा था प्योर सॉल्वेंट।
और हमने ये कहा था कि प्योर सॉल्वेंट कोई भी हो उसका वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन से हमेशा ज्यादा ही होगा। दूसरे में देखो हमने वो सल्यूट डाल दिया जो रेड कलर उसने दिखाया गया है। जब सल्यूट डाला तो वेपर बनने लगे, तो वेपर में तो अभी भी सॉल्वेंट ही है, सल्यूट नहीं जा रहा है क्योंकि सल्यूट कौन है? नॉन वॉलेटाइल है। व्हाट डज दिस मीन? द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन is because of the solvent present in this solution। और इस सॉल्यूशन में क्या उतना सॉल्वेंट होगा जितना जब वो सॉल्वेंट प्योर था तब था? क्योंकि हमने कहा XA प्लस XB इज 1। किसी एक को घटाओगे दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे को बढ़ाओगे उसको घटाना पड़ेगा। का मतलब साफ हो गया कि यहां मैं लिख दूं that vapor pressure of this solution who having non-volatile solute is because of the vapor pressure of the solvent present in that solution. One form of Raoult's law is called Babow's law, according to which the vapor pressure of a solution with non-volatile solute is because of the solvent present in that solution। इसका मतलब यहां ध्यान दें, it means this PS is equal to P naught into XA। अब XA हम बोलते थे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और B बोलते थे सॉल्यूट का। सो XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोलो जी, क्लियर हो गया? इसका मतलब हुआ यहां से हमारा आ जाएगा PS बाय P नॉट, आ गया जी, is equal to XA। let us subtract both side। एक में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड्स को। सो दिस विल बी P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XA कौन है? is equal to XB। yes or no? is equal to XB। ठीक हो गया? अब आप बताओ XB क्या होता है? XB is number of moles of A upon moles of A plus moles of B। बोलो भाई, इसका मतलब इस XB की जगह क्या लिख दूं? इससे पहले कि मैं लिखूं आप थोड़ा ध्यान दे लें। यहां XB कौन है? XB इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। वो क्या बोलना चाहता है यहां से ध्यान दो, कहता XB जितना ज्यादा होगा, कौन? ये रेड वाला, उतना XA कम करना पड़ेगा। और वेपर में जाने वाला कौन है? XA ही है। इसका मतलब जो वेपर फेज में जाने वाला XA है वो घट जाएगा। इसका मतलब PS कम हो जाएगा। अप्लाई करो, मोर XB लेस PS। अगर PS लेस हुआ तो P नॉट माइनस PS बड़ा होगा। डिवाइडेड बाय P नॉट मीन्स आप उसको प्योर के साथ कंपेयर कर रहे हो। That is a relative decrease in the vapor pressure। So मैं यहां ये लिख सकता हूं that XB is directly proportional to, yes, directly or inversely? Inversely proportional to PS because XB is directly proportional to NB। और P नॉट कौन है? वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट उतना बढ़ेगा जितना XB ज्यादा होगा, क्योंकि PS उतना घटेगा। इट मींस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। रिलेटिव लोअरिंग मींस डिफरेंस डिवाइडेड बाय P नॉट। जितना PS कम होगा उतना P नॉट माइनस PS ज्यादा होगा, उतना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना उसको P नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है के साथ कंपेयर करके relative lowering in vapor pressure will increase
एम आई राइट? सो इस चीज को हम यहां देखते हैं। इसका मतलब हुआ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज एक्स बी, यही था। एंड व्हाट वाज एक्स बी इक्वल टू? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। Am I right? It means P naught minus PS upon P naught is equal to WB upon MB. नहीं समझे? Divided by WA upon MA plus B upon MB. Am I right? अब आप सोचो इससे आपकी कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब लगाओगे अगर उसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 5% है। अगर उसकी कंसंट्रेशन लेस देन 5% है तो उस सल्यूट को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर देना। सो यू विल गेट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट विल बी इक्वल टू एन बी बाय एन ए। एम आई राइट? पर ये कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि आपको ये देखना होगा सोल्यूशन कहीं बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट तो नहीं है। लेस देन 5% का मतलब हुआ बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन, इसलिए आपने डिनोमिनेटर में उड़ा दिया उसको। आप सामने ध्यान दें, पर इससे एक पंगा हुआ। पंगा क्या हुआ कि अब आपको हर बार ये पता करना होगा कि वो 5% से कम है कि 5% से। अगला फॉर्मूला हम ऐसा निकाल रहे हैं कि ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि 5% से कम है कि ज्यादा है। दैट फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ। और सिंपल फॉर्मूला है क्या? लिखिए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको उल्टा कर दो। कर दिया उल्टा। I got it P naught upon P naught minus PS. So I got this also NA plus NB upon NB, जो किसके बराबर हो जाएगा? NA upon NB plus 1। लिख दूं ऐसा? इस +1 को इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो देखो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस -1 इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी। हो गया जी क्लियर? इसका मतलब हुआ ये आ गया पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस। जी हाँ बोल दो। डिवाइडेड बाय पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन। तो आपको कुछ लगा कि ये तो खत्म है। इसका मतलब जो लेटेस्ट इक्वेशन आपकी बनी वो बनी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज एन बी अपॉन एन ए। बोलो जी। अब देखो ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। पर ये सॉल्वेंट के साथ का कंपैरिजन नहीं है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को पीएस निकालना है निकाल लो, पी नॉट निकालना है निकाल दो, एन बी निकालना है निकाल दो, एन ए निकालना है निकाल दो, पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं निकालनी है, क्योंकि वो उसके लिए तो नीचे कौन होना चाहिए? पी नॉट होना चाहिए ना। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।